नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के इतिहास का जो सीरीज स्टार्ट किए थे 8 चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 9वां चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, क्या है? क्षेत्रीय राजवंश। ये आपका जेपीएससी, जेएसएससी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर में पहले कौन आए? मुंडा राजवंश, उसके बाद नाग राजवंश। अगर पलामू की बात करें तो पहले रक्सेल राजवंश, उसके बाद आपका चेरो राजवंश। धनबाद की बात करें तो पहले मानभूम राजवंश, उसके बाद पंचेत राजवंश। सिंहभूम में ढालभूम राजवंश, उसके बाद सिंह राजवंश। और रामगढ़ में सिंह राजवंश थे। ठीक है, और अन्य में आपका आ जाएगा कुंडा के बाद आप खड़गडीहा, उसके बाद सोनपुर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं। पहला है आपका मुंडा राजवंश। ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति 600 बीसी में आया। कब? 600 बीसी में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, झारखंड में मुंडा जनजाति कब आए थे? 600 बीसी, मतलब बीसी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। मुंडा जनजाति झारखंड आने के बाद यहाँ पर पूर्व से रह रहे अन्य जनजातियों से संघर्ष किए और झारखंड में अस्थायी रूप से बस गए। जैसे कहीं पे अगर दुकान लगा हुआ है और आप वहाँ पे जाके दुकान लगाते हैं तो पहले वाले लोगों को परेशानी होगी। इसी तरीके से मुंडा जनजाति के साथ हुआ। मुंडा जनजाति जब झारखंड में आए तो अन्य जनजाति जो लोग थे वहाँ पे रह रहे थे, तो वो लोग उनका विरोध किए। तो मुंडा जनजाति को झारखंड में अस्थायी रूप से बसने के लिए अन्य जनजातियों से संघर्ष करना पड़ा और अंत में अस्थायी रूप से बस गए। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में बसने से पहले जंगलों को साफ किया और गांव को बसाया। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में बसने से पहले, ठीक है, जंगलों को क्या किए? साफ किए और वहाँ पे गांव बसा दिए। इस गांव को खुटकटी गांव कहते हैं। जो जंगल को साफ करके एक समूह में लोग रहने लगे थे तो उसे खुटकटी गांव कहते हैं। खुटकटी गांव मुंडाओं को पैतृक गांव होता है। यहीं से मुंडा शासन व्यवस्था संचालित होती है। देखिए, खुटकटी गांव क्या होता है? मुंडाओं का पैतृक गांव, मतलब दादा परदादा होता है ना, पहले से रह रहे होते हैं, उसी को पैतृक बोलते हैं। तो पहले क्या कहते हैं? पहले जंगल को साफ करके खुटकटी गांव बनाए, तो वही पैतृक गांव हो गया। वहीं से पूर्वज, तो वहीं से उन लोग का शासन व्यवस्था संचालित होता था। खूट का अर्थ होता है परिवार या वंश से। खूट का अर्थ क्या होता है? परिवार या वंश। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में बसने के बाद यहाँ पर जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया। मुंडा जनजाति झारखंड में बसने के बाद क्या किए? यहाँ के जो जंगल थे उसे साफ किए और कृषि योग्य मतलब खेती करने लायक भूमि बनाए, जिसे क्या बोलते हैं? खुटकटी भूमि। और रहने लायक जो भूमि बनाए उसको क्या बोलते हैं? खुटकटी गांव। ठीक है, खुटकटी गांव और कृषि योग्य भूमि खुटकटी भूमि। ठीक है, दोनों में अंतर है। खुटकटी भूमि पर मुंडा परिवारों के द्वारा सामूहिक रूप से कृषि की जाती है। इसे खुटकटी व्यवस्था कहा जाता है। खुटकटी भूमि जो है, जंगल को साफ करके कृषि योग्य जो भूमि बनाए थे उसमें क्या होता है? मुंडा परिवारों के द्वारा सामूहिक रूप से, जैसे गांव होता है सभी गांव के लोग मिलकर खेती करते थे, उसे खुटकटी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति अपने जातीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया उसे खुटकटी प्रथा या मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या? मुंडा जनजाति जो अपने जनजातीय मतलब कि जो लोग जनसंख्या अगर बढ़ने लगती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ शासन कानून वगैरह बनाते, तो वही जनजातीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किए उसे क्या बोलते हैं? खुटकटी प्रथा या मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, सारा चीज़ मुंडा जनजातियों में क्या? खुटकटी गांव, खुटकटी भूमि, खुटकटी शासन व्यवस्था, यही सब बोला जाएगा। ठीक है, तो मुंडा में हमेशा खुटकटी याद रखना है, क्योंकि वो जंगल, खूट मतलब होता है जंगल की लकड़ी जो काटते हैं ना, तो खुट्टी जो रहता है उस सबको साफ उप करके वही सब रहते थे, गांव बसाए, खेती योग्य भूमि, तो वही।
मुंडा जनजाति अपनी जातीय शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। उसे खूटकटी प्रथा या मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है या खूटकटी प्रथा, ठीक है। आगे देखिए, मुंडा जनजाति में नेता ऋषा या रीता मुंडा ने अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए राज्य की स्थापना किया, जिसे सुतिया नागखंड कहा जाता है। मुंडा जनजाति का जो नेता था कौन था, ऋषा या रीता मुंडा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। पहला जो नेता था रीता या ऋषा मुंडा, ठीक है। इन्होंने अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए राज्य की स्थापना किया। उस राज्य के क्या नाम, सुतिया नागखंड, ठीक है। सुतिया नागखंड की स्थापना किसने किया था, ऋषा मुंडा या रीता मुंडा ने, ठीक है। सुतिया नागखंड के राजा सुतिया पाहन को बनाया गया। देखिए, सुतिया नागखंड जो राज था, सुतिया पाहन, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। सुतिया नागखंड के राजा कौन है, सुतिया पाहन, उसे बनाया गया। उसी के नाम पर इसका नाम सुतिया नागखंड पड़ा, ठीक है। सुतिया पाहन के नाम पर ही सुतिया क्या पड़ा, सुतिया नागखंड, ठीक है। इस राज्य के दूसरे एवं अंतिम राजा मदरा मुंडा था, ठीक है। दूसरा और अंतिम राजा कौन था, मदरा मुंडा, मुंडा जनजाति का, ठीक है। यह राज्य अस्थायी एवं कमज़ोर थी। क्या थी, अस्थायी, मतलब अस्थायी रूप से नहीं थी और कमज़ोर भी थी, इसलिए अधिक दिनों तक नहीं चल सका। सुतिया नागखंड 7 गढ़ एवं 21 परगनों में विभाजित था। क्या था, सुतिया नागखंड जो था वो कितना, 7 गढ़ और 21 परगनों में। इसके नेता कौन थे, सुतिया पाहन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7 गढ़ को देखते हैं कौन कौन से 7 गढ़ हैं, ठीक है। यहाँ पे गढ़ का नाम है और आधुनिक नाम लोहगढ़। पहला आपका लोहगढ़ है। लोहगढ़ किसे बोलते हैं, लोहरदगा को। पालूनगढ़ पलामू को। सिंहगढ़ सिबू को। मानगढ़ मानभूम धनबाद को, ठीक है। अब आगे है आपका सूरजगढ़ आपको सुरगुजा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद करने वाला, बाकी बात सबका नाम मैच करे। कैसलगढ़ ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों याद करना है। हजारीबाग ये सब मैच करे, केवल 2 ही आपको 7 गढ़ में याद करना है। सुरगुजगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में, कैसलगढ़ में, ठीक है। 7 गढ़ हो गए। अब हम लोग देखते हैं 21 परगना। 21 परगना कौन कौन थे। पहला आपका ओमडंडा, दूसरा आपका दोईसा, तीसरा आपका खुखरा, चौथा आपका सुरगुजा, 5वां आपका जसपुर, 6ठा आपका गंगपुर, 7वां आपका पोराहाट और 8वां आपका गिरगा, 9वां आपका बिरुआ और 10वां आपका बिरना, 11 आपका सोनपुर, 12 आपका बेलखदरा और 13 आपका बेलसी, 14 है आपका तमाड़ और 15 आपका लोहरडी और 16 आपका खरसी, ठीक है। और 17 आपका बोनई और 18 आपका चंगमंकर और 19 है आपका उदयपुर और 20 आपका कोनाडी और 21 आपका लेचरा, ठीक है, लचरा। तो 21 परगना है। यहाँ से एक ऑप्शन आपको दे देगा और अन्य ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 21 परगना से। उसके बाद है छोटा नागपुर का नागवंश, ठीक है। छोटा नागपुर का नाग राजवंश, इसको देखते हैं। छोटा नागपुर के मुंडा राजवंश के बाद झारखंड में नाग राजवंश स्थापना हुआ। छोटा नागपुर राजवंश के बाद झारखंड में नाग राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है। ये इसको भी याद कीजिए। झारखंड की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा की गई। झारखंड बोल रहे हैं, नाग राजवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। नाग, इसको ऐसे याद देखिए, नाग का क्या होता है, फन, ठीक है। तो उसके संस्थापक फनी मुकुट राय। नाग राजवंश के संस्थापक कौन थे, फनी मुकुट राय, ठीक है। फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने गोद लिया था। कौन, फनी मुकुट राय को कौन गोद लिया था, मदरा मुंडा ने, ठीक है। क्योंकि उसकी कोई प्राकृतिक संतान नहीं थी। फनी मुकुट राय के पिता पुंडरीक नाग एवं माता बनारस की ब्राह्मण कन्या पार्वती थी। कौन थी, फनी मुकुट राय के पिता कौन थे, पुंडरीक नाग और माता बनारस की ब्राह्मण कन्या पार्वती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फनी मुकुट राय 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य के शासक बना। फनी मुकुट राय कब शासक बना, 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य के शासक बना था। जेरिड के अनुसार जेरिड के अनुसार एक है जो लेखक है
और जेरिड के अनुसार नाग राजवंश की स्थापना जो 10वीं सदी में हुई है, ठीक है। जेरिड के अनुसार कब? 10वीं सदी में, और ऐसे 64 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी याद कीजिएगा। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य की राजधानी सुत्याम्बे को बनाया था। फनी मुकुट राय अपनी राज्य की राजधानी किसे बनाया था? सुत्याम्बे को। सुत्याम्बे में फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। क्या क्या कार्य किया इसको भी याद करना है। अपनी राजधानी को सुत्याम्बे बना दिया और वहाँ पे क्या किया? एक सूर्य मंदिर भी बनाया, ठीक है। फनी मुकुट राय के समय नाग राजवंश के साम्राज्य 66 परगनों में विभाजित था। फनी मुकुट राय के समय नाग राजवंश के जो साम्राज्य था कितना? 66 परगनों में विभाजित था, ठीक है। फनी मुकुट राय की विवाह धनबाद की पंचेत घराने में हुआ। इसी के सहायता से फनी मुकुट राय ने उड़ीसा के क्योंझर राजवंश पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। फनी मुकुट राय के विवाह कहाँ हुआ था? धनबाद के पंचेत राजघराने में हुआ था। इसी के सहायता से फनी मुकुट राय ने उड़ीसा के क्योंझर राजवंश पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। और फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों को अपने प्रशासन में शामिल करते थे। इसीलिए पहला गैर आदिवासी दीवान भाऊराय श्रीवास्तव था। फनी मुकुट राय क्या कहते थे? गैर आदिवासियों को अपने प्रशासन में शामिल करते थे। इसीलिए पहला गैर आदिवासी दीवान जो थे भाऊराय श्रीवास्तव था, ठीक है। फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने कर दी थी, ठीक है। बागदेव सिंह कौन था? आगे हम लोग देखेंगे। फनी मुकुट राय की हत्या किसने किया था? बागदेव सिंह, ठीक है, बागदेव सिंह। फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी मुकुट राय एवं मुकुंद राय के अधिकारी मदराय थे, ठीक है। कौन था? फनी मुकुट के उत्तराधिकारी मुकुट राय एवं मुकुट राय के उत्तराधिकारी मदन राय थे, ठीक है। इसको भी याद कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रताप राय को, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रताप राय का ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन जो भी है वो इम्पोर्टेंट। प्रताप राय समुद्रगुप्त के समकालीन था। प्रताप राय जो था किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त के। इसने नागवंशी राज की राजधानी सुत्याम्बे से स्थानांतरित करके चुटिया ले गया था। प्रताप राय क्या किया था? नागवंशी राज की राजधानी सुत्याम्बे से स्थानांतरित मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ पे? चुटिया ले गया। चुटिया कहाँ पे? रांची में है, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला शासक है आपका गजघंट राय, ठीक है। गजघंट राय ने 908 ईस्वी में, कब? 908 ईस्वी में गुमला जिला के घाघरा, ठीक है, गुमला जिला के घाघरा थाना के हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद कीजिएगा। क्या? गजघंट राय ने 908 ईस्वी में गुमला जिला के घाघरा थाना, ठीक है, घाघरा थाना में हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। गजघंट राय के शासनकाल में ही गुमला में, गजघंट राय के शासनकाल में ही गुमला में क्या किया था? टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण किया गया था। क्या क्या ये कार्य किए हैं? घाघरा थाना के हापा मुनि गांव में क्या किया था? महामाया मंदिर का निर्माण किया था। कब? 908 ईस्वी में। और गजघंट राय के इसी के शासनकाल में क्या? गुमला में क्या? टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। इसको भी याद कीजिएगा। अगला शासक है आपका भीमकर्ण, ठीक है, भीमकर्ण। भीमकर्ण नागवंशी राजाओं में पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के आगे कर्ण की उपाधि राय के स्थान पर रखा। भीमकर्ण क्या है? भीमकर्ण नागवंशी राजाओं में पहला, ठीक है, पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के आगे कर्ण की उपाधि किसके स्थान पर रखा था? राय के। पहले भीम राय था, लेकिन कर्ण लगा दिया, ठीक है, राय के स्थान पर कर्ण लगा दिया। पहला ऐसा नागवंशी शासक था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भीम राय ही सही होगा, लेकिन भीमकर्ण की उपाधि लिया तो भीमकर्ण यहाँ पे लिख दिया। भीमकर्ण ने कर्ण कलचूरी नरेश लक्ष्मी कर्ण की मित्रता के सम्मान में रखा। क्यों रखा था? ये आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है, ठीक है। भीमकर्ण ने कर्ण राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि किसके लिए रखा था? कलचूरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के मित्रता के सम्मान में रखा था। कलचूरी नरेश लक्ष्मी कर्ण, ठीक है,
उसकी दोस्ती के कारण क्या करता, राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि रखा था। ठीक है, इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा ले गया। ठीक है, देखिए क्या हो रहा, लगातार राजधानी जो स्थानांतरित हो रहा है, कोई चुटिया ले जा रहा है, कोई चुटिया से फिर खुखरा ले जा रहा है। ठीक है, चुटिया से खुखरा कौन लेगा, भीमकर्ण। ठीक है, याद कीजिएगा ऐसे ही। भीमकर्ण ने खुखरा में भीम सागर का भी निर्माण करवाया था। क्या किया था, भीमकर्ण जो था खुखरा में भीम चुटिया से राजधानी खुखरा ले गया, तो राजधानी में भीमकर्ण क्या कहते हैं, भीम सागर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भीमकर्ण एवं रक्सेल शासक के मध्य बरवा का युद्ध हुआ था। भीमकर्ण एवं रक्सेल शासक के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, बरवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रक्सेल राजा की हार हुई। ठीक है, रक्सेल राजा की हार हुई थी। भीमकर्ण ने उसके क्षेत्र को लूटपाट करके अधिकार कर लिया और इस लूटपाट में भीमकर्ण को एक वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई। इतना में से आपका एक ही इम्पोर्टेंट रहा है, वासुदेव की मूर्ति। ठीक है, भीमकर्ण एवं रक्सेल के मध्य, भीमकर्ण और रक्सेल के मध्य क्या होता, बरवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में रक्सेल राजा जो थे वो हार गए थे और भीमकर्ण जीत गए थे। और जीतने के कारण क्या है, उसके राज्य में वो क्या किए, लूटपाट किए और उस राज्य को क्या किया, अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिए। और इस लूटपाट में क्या मिला, भीमकर्ण को एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला शासक शिवदास कर्ण। ठीक है, शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण ने मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव की सहायता से महामाया मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाया था। कौन, शिवदास कर्ण ने मराठा ब्राह्मण किसके, सियानाथ देव, मराठा ब्राह्मण कौन थे, सियानाथ देव की सहायता से महामाया मंदिर में, महामाया मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, गजघंट राय। ठीक है, महामाया मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करवाया था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला शासक है आपका प्रतापकर्ण। ठीक है, अगला शासक कौन है, प्रतापकर्ण। चलिए आगे देखते हैं। प्रतापकर्ण के समय में तमाड़ के घटवाल राजाओं ने, ठीक है, क्या हुआ था, प्रतापकर्ण थे उस समय क्या होता, प्रतापकर्ण के समय में तमाड़ के घटवाल राजाओं ने विद्रोह कर दिया। किसके समय में, प्रतापकर्ण के समय में। ठीक है, और प्रतापकर्ण को विद्रोहियों ने राजा को खुखरा किला में घेर लिया था। क्या किया था, प्रतापकर्ण के समय में क्या हुआ, तमाड़ के घटवाल राजाओं ने, तमाड़ के जो घटवाल राजा थे उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया था और प्रतापकर्ण को विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने क्या हुआ, राजा को खुखरा किला में घेर लिया था। उसके जो विद्रोही थे खुखरा किला में घेर लिए थे। ठीक है, प्रतापकर्ण को इन विद्रोहियों ने घेरागढ़, ठीक है, क्या किया था, प्रतापकर्ण को इन विद्रोहियों ने खेरागढ़ के सरदार बागदेव सिंह ने बचाया था। ठीक है, क्या हुआ था, प्रतापकर्ण को इन विद्रोहियों से, विद्रोही लोग क्या किए थे, खुखरा किला में घेर लिए थे। ठीक है, तमाड़ के घटवाल राजाओं ने, जो विद्रोही कौन थे, तमाड़ के घटवाल राजा लोग थे, वो विद्रोही थे और कहाँ पे कैद किए थे, खुखरा किला में। ठीक है, तो क्या होता है, प्रतापकर्ण को इन विद्रोहियों से, घटवाल राजाओं से कौन हेल्प करता है, खेरागढ़, ठीक है, खेरागढ़ के सरदार कौन, बागदेव सिंह ने बचाया था। इससे खुश होकर प्रतापकर्ण ने पुरस्कार स्वरूप कर्णपुरा क्षेत्र दे दिया। कर्णपुरा क्षेत्र कहाँ है, बड़का गांव क्षेत्र में। ठीक है, क्या हुआ, बागदेव सरदार जो थे बागदेव सिंह ने बचाया था प्रतापकर्ण को। इसी से खुश होकर प्रतापकर्ण ने पुरस्कार स्वरूप कर्णपुरा क्षेत्र को उसे दे दिया था। उसके बाद आपका अगला शासक है छत्रकर्ण। ठीक है, अगला शासक आपका छत्रकर्ण। छत्रकर्ण के समय में रक्सेल राजा से गुमला जिला के कोराम्बे में घमासान युद्ध हुआ था, इसलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। छत्रकर्ण, ठीक है, छत्रकर्ण के समय में रक्सेल राजा से गुमला जिला के कोराम्बे में घमासान युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा इसको, छत्रकर्ण के समय में। ठीक है,
रक्सौल राजा से गुमला जिला के कोराम्बे में घमासान युद्ध हुआ था। इसी कारण हल्दी घाटी का युद्ध कहते। कौन सा राजा के कारण? छत्रकन। ठीक है, अगला शासक आपका मधुकरण शाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। कौन? मधुकरण शाह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इसको हम लोग देखते हैं। मधुकरण शाह गुमला। ठीक है, मधुकरण शाह गुमला बोले। मधुकरण शाह मुगल शासक अकबर के समकालीन था। मधुकरण शाह किसके समकालीन था? मुगल शासक अकबर के समकालीन था। ठीक है, अकबर ने नागवंशी राज्य पर कई कारणों से अधिकार करना चाहता था जो निम्न है। मधुकरण शाह अकबर के समकालीन था और अकबर जो था नागवंशी राज्य पर कई कारणों से अधिकार करना चाहता था जो निम्न है। ठीक है, कौन कौन से कारण है उसको हम लोग देखते हैं। पहला कारण है आपका सामरिक कारण। ठीक है, पहला कारण आपका सामरिक कारण है। अकबर जब बिहार क्षेत्र से अफगान विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए उसकी सेना जुनैद नामक अफगानी विरोधी को पकड़ने के लिए पीछा करते हुए झारखंड के रामगढ़ जिला के रामगढ़ जिला के पहाड़ियों में छिपा जुनैद से रामपुर के युद्ध में पराजित किया और इस अफगानी विद्रोहियों को पूरी तरीके से क्या किया? समाप्त कर दिए। सामरिक कारण में क्या है? अकबर जो थे बिहार क्षेत्र से अफगान विद्रोहियों को क्या करना चाहते? पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए उसकी सेना जुनैद नामक अफगानी विरोधी को, ठीक है, अकबर की सेना जो है जुनैद नामक अफगानी विरोधी को पकड़ने के लिए पीछा करते हुए झारखंड के रामगढ़ जिला में पहुंच गए थे। ठीक है, वहाँ के पहाड़ियों में कौन था? जुनैद छिपा हुआ था। ठीक है, जुनैद से रामपुर के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, जुनैद को क्या किया? रामपुर के युद्ध में अकबर की सेना ने पराजित कर दिया और इस अफगानी विरोधी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सामरिक कारण में। दूसरे है आपका आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। अकबर की सेना जब झारखंड पहुंचा, किस लिए? झारखंड क्यों पहुंचेगा उसको देखिएगा। अकबर की सेना जुनैद के पीछा करते हुए झारखंड पहुंचा तो उसने नागवंशी राज्य के हीरे की प्राप्ति के स्रोत को देखा। क्या हुआ? अकबर की सेना जुनैद का पीछा करते हुए, जुनैद कौन था? जुनैद अफगानी शासक था। ठीक है, अफगानी विद्रोही था। अकबर की सेना जुनैद का पीछा करते हुए झारखंड पहुंचा तो उसने नागवंशी राज्य के हीरे को प्राप्ति के स्रोत को देखा और उसे अकबर को बतलाया। तो अकबर ने नागवंशी राज्य पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्राप्त करके हीरे प्राप्त करने का लालसा बढ़ने लगे। अकबर की सेना क्या की? झारखंड में हीरे प्राप्ति के स्रोत को देखी तो अकबर को बताते हैं तो अकबर को मन में क्या? लालसा बढ़ने लगी और इसी के कारण लालची प्रवृत्ति के कारण वो क्या नागवंशी राज्य पर वो हथियाना चाहते थे। ठीक है, उस पर अधिकार करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका तीसरा है आपका राजनीतिक कारण। ठीक है, अकबर एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अकबर कौन था? साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने झारखंड के नागवंशी राज्य पर भी अधिकार करना चाहता था। अकबर जो था साम्राज्यवादी मतलब कि साम्राज्य को फैलाने वाला, जितना अधिक साम्राज्य हो लूटते जाओ, वही उस तरीके का व्यक्ति था। तो क्या करता था? उसी के चक्कर में नागवंशी राज्य को भी अधिकार करना चाहता था। उपरोक्त कारणों से अकबर मधुकरण शाह को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 1585 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार शहबाज खां कम्बू को आदेश दिया था। राजनीतिक कारण में क्या हुआ था? साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसके कारण वो अधिकार करना चाहता था। ठीक है, लेकिन उपरोक्त जितने भी कारण हैं उस कारणों से अकबर क्या हुआ? मधुकरण शाह कौन था? नागवंशी शासक था। ठीक है, तो मधुकरण शाह को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 1585 ईस्वी में, कब? 1585 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार, पहले झारखंड बिहार एक ही में था। ठीक है, तो बिहार के मुगल सूबेदार शहबाज खां कम्बू को आदेश दिया था। किसे आदेश दिया था? शहबाज खां कम्बू को आदेश दिया था। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, शहबाज खां ने अपनी सेना को नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजा,
लेकिन मधुकरण शाह ने संधि का प्रस्ताव रख दिया। शहबाज खां जो थे अपनी सेना को नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए भेजा, लेकिन मधुकरण शाह ने अपनी बुद्धि और चतुराई से क्या किया, संधि का प्रस्ताव रख दिया। मधुकरण शाह को बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया गया तथा मधुकरण शाह के विनती स्वभाव एवं शारीरिक रूप से मजबूती को देखते हुए अकबर ने उसे मुक्त कर दिया। क्या हुआ, शहबाज खां जो नागवंशी राज्य पर क्या करना, अधिकार करने के लिए अपनी सेना को भेजा, लेकिन मधुकरण शाह जो थे संधि का प्रस्ताव रख दिए। तो संधि का प्रस्ताव रखने के बाद मधुकरण शाह उसे क्या गिरफ्तार कर लेते हैं, बंदी बना लिए और अकबर के दरबार में पेश किया। ठीक है, तथा मधुकरण शाह के विनती, मतलब मधुकरण शाह विनती करने लगे अकबर से। ठीक है, मधुकरण शाह के विनती स्वभाव और शारीरिक रूप से मजबूती को देखते हुए अकबर ने उसे मुक्त कर दिया। मधुकरण शाह का उस शरीर था, मजबूत था, हट्टा कट्टा हरिष्ट पुरुष था। ठीक है, जिसके कारण अकबर उसे मुक्त कर देते हैं। मधुकरण शाह अकबर को सालाना कर देने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए वो लोग कंडीशन भी रख दिए सालाना कर देने के लिए, तो वो तैयार हो गया। ठीक है, मान सिंह जब उड़ीसा के शासक कुतुल खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध अभियान के लिए 1590 से 92 में जा रहा था, तो उस समय मधुकरण शाह भी उसकी सहायता दिया था। क्या हुआ, मानसिंह क्या क्या, जब उड़ीसा के शासक कुतलू खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध अभियान के लिए कब 1590 से 92 में जा रहा था, तो उस समय मधुकरण शाह ने उसकी सहायता किया था। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा, कब 1590 से 92 में सहायता किया था मधुकरण शाह। उसके बाद अगला शासक है आपका दुर्जन साल, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये। ठीक है, दुर्जन साल कौन है, दुर्जन साल मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी है। देखिए, जो जो ऊपर आते जाएगा वो उसके नीचे अधिकारी होते जाएगा। दुर्जन साल मधुकरण, पहले मधुकरण साल आया। ठीक है, तो मधुकरण शाह, तो अब उसके नीचे आ गया दुर्जन साल। तो दुर्जन साल मधुकरण शाह के उत्तराधिकारी था। ठीक है, दुर्जन साल जहांगीर के समकालीन था। और दुर्जन साल किसके समकालीन था, जहांगीर के। ठीक है, दुर्जन साल ने जहांगीर की अधीनता को ठुकरा दिया और कर देने से भी मना कर दिया। क्या हुआ, मधुकरण शाह तो कर देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो दुर्जन साल हुआ वो क्या किया, जहांगीर का समकालीन था और उसने जहांगीर की अधीनता को ठुकरा दिया और कर देने से भी मना कर दिया। झारखंड के नागवंशी शासकों को जमींदार ए आलमा कहा जाता है, अर्थात हीरे का मालिक कहा जाता है। झारखंड के नागवंशी शासकों को क्या कहा जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर होगा जमींदार ए आलमा। झारखंड के नागवंशी शासकों को जमींदार ए आलमा कहा जाता है तथा जमींदार ए आलमा अर्थात हीरे का मालिक। ठीक है, इसका अर्थ होता है हीरे का मालिक। ठीक है, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुझी के जहांगीरी में राजवंशी राज्य के लोगों के हीरे प्राप्त करने की कला के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पे राजवंशी नहीं होगा, नागवंशी होगा। ठीक है, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा कौन है, तुझके जहांगीर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ने नागवंशी राज्य के लोगों के हीरे प्राप्त करने की कला के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, दुर्जन साल को जहांगीर ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए बिहार के तत्कालिक मुगल सूबेदार 1612 ईस्वी में जफर खां को आदेश दिया था। जब दुर्जन साल उसके ठुकरा देता है जहांगीर के अधीनता को और कर देने से भी मना कर देता है, तो जहांगीर ने अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए, अपनी अधीनता किसी दुर्जन साल को अपने अंडर मतलब नीचे रखने के लिए नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए बिहार के तत्कालिक मुगल सूबेदार 1612 ईस्वी में जफर खां को आदेश दिया था। जफर खां आदेश प्राप्त करने के बाद नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था कि अचानक बीमार पड़ जाता है। जफर खां जो है जहांगीर का आदेश प्राप्त करके और नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करने के लिए जा रहा होता है। अचानक से वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है
और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब जफ़र खां की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर नए लोगों को भेजेगा। 1615 ईस्वी में बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां बना। अब देखिए 1615 ईस्वी में कौन बना? बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां। इसे भी जहांगीर ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। इसके बाद इब्राहिम खां अपनी सेना लेकर नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। जब जफ़र खां की मृत्यु हो जाती है तो 1605 ईस्वी में बिहार के सूबेदार इब्राहिम खां बना। ठीक है, जफ़र खां के बाद इब्राहिम खां बना तो इसे जहांगीर ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। इसके बाद इब्राहिम खां अपनी सेना लेकर नागवंशी राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। इब्राहिम खां के सैनिकों को देखकर इब्राहिम खां जो नागवंशी राज्य पर अधिकार करने के लिए निकला तो इब्राहिम खां के सैनिकों को देखकर दुर्जन साल भयभीत हुआ और अपने दूत को संधि करने के लिए भेजा। क्या हुआ? इब्राहिम खां ने सैनिकों को देखकर दुर्जन साल ने भयभीत हो गया। ठीक है, इब्राहिम खां के सैनिकों को देखकर दुर्जन साल जो था मतलब डर गया और अपने दूत को संधि करने के लिए भेज दिया। ठीक है, संधि का प्रस्ताव इब्राहिम खां के लिए भेज दिया। ठीक है, इब्राहिम खां संधि करने से मना कर दिया। क्या हुआ? इन्होंने संधि करने से मना कर दिया और दुर्जन साल को राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ? ये संधि करने से मना कर दिए और दुर्जन साल के राज्य पर क्या कर देते? आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण में इब्राहिम खां दुर्जन साल के राज्य के हीरे एवं महिलाओं से भी हीरे छीनकर 23 हाथी लूटकर और दुर्जन साल को बंदी बनाकर जहांगीर के दरबार में पेश कर दिया। क्या हुआ? इब्राहिम खां जो थे संधि का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और दुर्जन साल के राज्य के हीरे, जो भी उसके राज्य में हीरे थे और महिलाओं से भी हीरे छीनकर, और महिलाओं के पास भी जो भी हीरे थे उसे भी छीनकर और क्या 23 हाथी को लूटकर दुर्जन साल महिलाओं से भी हीरे छीन लिए, राज्य के जो हीरे थे उसे भी छीन लिए और 23 हाथी को भी लूट कर ले गए और दुर्जन साल को भी साथ में बंदी बनाकर जहांगीर के दरबार में पेश कर देता है। कौन? इब्राहिम खां। ठीक है, जहांगीर ने इब्राहिम खां के सैनिकों को पुरस्कृत किया। जहांगीर जो था इब्राहिम खां के सैनिकों को पुरस्कृत किया और इब्राहिम खां को फतजंद की उपाधि प्रदान कर दी। जहांगीर जो है इब्राहिम खां के सैनिक जो थे वो कमाल कर दिए, क्योंकि उसे दुर्जन साल को क्या कहते हैं, बंदी बनाकर जहांगीर के सामने पेश कर दिए थे, जिसके कारण जहांगीर खुश होता है और इब्राहिम खां के सैनिकों को पुरस्कृत मतलब पुरस्कार देता है। ठीक है, और इब्राहिम खां को फतह जंग की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुर्जन साल को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में के मध्य प्रदेश के ग्वालियर किला में बंद कर दिया। दुर्जन साल को जहांगीर 1615 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में बंद कर दिया, जहां 12 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात 1627 ईस्वी में उसे छोड़ दिया गया। अब क्यों छोड़ा जाएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, दुर्जन साल को जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर किला में बंद कर दिया था। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों तक के लिए। ठीक है, उसके बाद बंद रहने के बाद 12 वर्षों के बाद 1627 ईस्वी में उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, जहांगीर ने दुर्जन साल को हीरे की असलियत को पहचानने के कारण उससे खुश होकर छोड़ा था। क्या हुआ था? एक बार विवाद हो गया था। ठीक है, कोई हीरा असली है या नकली है, तो क्या हुआ? दुर्जन साल बहुत ही हीरे का पारखी व्यक्ति था, बहुत ही जानकार व्यक्ति था। तो जहांगीर दुर्जन साल को हीरे की असलियत को पहचानने के लिए बाहर निकालता है। ठीक है, तो दुर्जन साल हीरे को पहचान लेता है और इससे खुश होकर जहांगीर दुर्जन साल को छोड़ देता है। ठीक है, जहांगीर ने दुर्जन साल को हीरे की असलियत को पहचानने के कारण उसे खुश होकर छोड़ दिया, साथ ही उसे शाह की उपाधि भी प्रदान किया। दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान कौन किया? जहांगीर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। जहांगीर ने दुर्जन साल को 6000 का वार्षिक कर देने के लिए स्वीकार करवाया। अब देखिए, छोड़ता है तो ऐसे थोड़ी छोड़ेगा,
दुर्जन शाह जो था 6,000 रुपये का वार्षिक कर देने के लिए उसे ज़बरदस्ती स्वीकार करवाया गया। कौन करवाया? जहांगीर। ठीक है, छोड़ते समय दुर्जन शाह जहांगीर की कैद से मुक्त होने के बाद अपनी राजधानी खुखरा लाया। ठीक है, और सबसे पहले इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके वर्तमान गुमला से दोयसा ले गया। दुर्जन शाह जहांगीर की कैद से मुक्त होने के बाद अपनी राजधानी खुखरा लाया था। ठीक है, और सबसे पहले अपनी राजधानी को परिवर्तित करके वर्तमान गुमला से दोयसा ले गया। कौन? दुर्जन शाह। दुर्जन शाह दोयसा में मुगल शैली पर आधारित भवन बनवाया। इससे एक 5 मंजिला महल नवरत्नगढ़ का निर्माण भी करवाया। कौन? दुर्जन शाह जो था दोयसा में मुगल शैली पर आधारित भवन बनवाया। इसमें इसने एक 5 मंजिला महल नवरत्नगढ़ का निर्माण भी करवाया। इस मंजिला में झरोका दर्शन मुगल शैली पर आधारित थी। मुगल शैली में क्या होता था? महल बनता था, ये महल था तो छोटा छोटा ये झरोका दर्शन खिड़की के टाइप का होता था, उसी पर आधारित झरोका दर्शन मतलब बनाया गया था। दुर्जन शाह जो नवरत्नगढ़ का किला बनाए थे महल, इस महल में झरोका दर्शन की भी व्यवस्था की गई थी, मुगल शैली पर आधारित। ठीक है, दुर्जन शाह की मृत्यु 1640 ईस्वी में हो जाती है। दुर्जन शाह की मृत्यु कब होती है? 1640 ईस्वी में। अब अगला शासक है आपका रघुनाथ शाह। अगला शासक कौन है? रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह दुर्जन शाह का उत्तराधिकारी था। देखिए, एक के बाद एक उत्तराधिकारी बनते जाएगा। रघुनाथ शाह का शासन 1640 से 1690 है। ठीक है, रघुनाथ शाह दुर्जन शाह के उत्तराधिकारी थे। यह नागवंशी शासक के रूप में 1640 से 1690 ईस्वी तक शासन किया। क्या हुआ? यह नागवंशी शासक के रूप में 1640 से 1690 ईस्वी तक शासन किया था। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने बतलाया कि रघुनाथ शाह के राज्य में 2 आक्रमण हुआ। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने बतलाया कि रघुनाथ शाह के राज्य में 2 आक्रमण हुआ था। ठीक है, एक आक्रमण मुगल सेना खान ज़्यादा के द्वारा की गई। ठीक है, एक आक्रमण जो है मुगल सेना खान ज़्यादा के द्वारा की गई थी, जिससे खुश होकर रघुनाथ शाह ने मामूली कर देकर छुटकारा प्राप्त कर लिया। क्या हुआ? एक आक्रमण, ठीक है, एक आक्रमण मुगल सेना खानजादा के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसे रघुनाथ शाह ने मामूली कर देकर छुटकारा प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी आक्रमण सबसे भीषण आक्रमण थी। पहली आक्रमण नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी आक्रमण जो थी भीषण आक्रमण थी, जो चेरो वंशी राजा मेदिनी राय के द्वारा दोयसा पर की गई थी। क्या हुआ था? दूसरी आक्रमण सबसे भीषण आक्रमण थी, जो चेरो वंशी राजा मेदिनी राय के द्वारा दोयसा पर की गई थी। ठीक है, इस आक्रमण में मेदिनी राय ने दोयसा को लूटपाट, ठीक है, क्या हुआ? इस आक्रमण में मेदिनी राय ने दोयसा को लूटपाट किया और नवरत्नगढ़ के महल में से जो पत्थर के दरवाज़ा लगी हुई थी उसे साथ लेकर पलामू के नया किले में लगवाया। देखिए कितना बदमाश था वो। क्या हुआ? जो पुराना किला में लगा हुआ था, नवरत्नगढ़ के महल में जो पत्थर लगाई हुई थी उसे क्या हुआ था, उखाड़ करके वो साथ लेकर पलामू के नए किले में लगवाया। इस दरवाज़ा को नागपुरी दरवाज़ा कहते हैं। किसे? नागपुरी दरवाज़ा कहते हैं। जो नया किला में लगा हुआ पत्थर का दरवाज़ा उसे नागपुरी दरवाज़ा कहते हैं। रघुनाथ शाह धार्मिक एवं दानी परिवर्ती का शासक था। इसके समय में रांची के मदन मोहन मंदिर बनवाई गई। इसी के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी के द्वारा रांची में सीताराम मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। रघुनाथ शाह एक धार्मिक व्यक्ति और दानी प्रवृत्ति का शासक था। इसके शासनकाल में रांची में मदन मोहन मंदिर भी बनवाई गई है। इसी के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी द्वारा झारखंड के सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला शासक है हमारा राम शाह। ठीक है, अगला शासक हमारा राम शाह है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। राम शाह रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। राम शाह जो था रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। यह मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन था। किसके? राम शाह जो था औरंगजेब के समकालीन था।
रामशाह के संबंध में औरंगजेब से सौहार्दपूर्ण था। रामशाह के संबंध जो है औरंगजेब से क्या था? सौहार्दपूर्ण था। ठीक है। रामशाह एक आक्रामक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। रामशाह जो आक्रामक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। रामशाह ने रीवा कहाँ पे? एमपी में, रीवा, पलामू एवं सिंहभूम राज्य में आक्रमण किया था। रामशाह जो था रीवा एमपी में, पलामू एवं सिंहभूम राज्य पर आक्रमण किया था। कौन? रामशाह। ठीक है। रीवा एवं सिंहभूम राजघराने में वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया था। क्या किया था? रीवा एवं सिंहभूम राज्य घराने में वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया था। ठीक है। रीवा नरेश की पुत्री से अपने पुत्र एनी शाह का विवाह करवाया था एवं सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह ने अपनी दो बहनों का विवाह करवाया था। क्या हुआ? रीवा नरेश की पुत्री अपने पुत्र एनी शाह, ठीक है, रीवा नरेश की पुत्री अपने पुत्र एनी शाह का विवाह करवाया था एवं सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह से अपनी 2 बहनों का विवाह करवाया था। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह से अपनी 2 बहनों का विवाह करवाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक हमारा आता है यदुनाथ शाह। ठीक है। यह रामशाह के उत्तराधिकारी था। यदुनाथ शाह का जो शासनकाल है 1715 से 1724। कब 1715 से 1724। यह रामशाह का उत्तराधिकारी था। यह मुगल शासक फर्रुखसियर के समकालीन था। यदुनाथ शाह जो था मुगल शासक फर्रुखसियर के समकालीन था। यदुनाथ शाह के समय बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया। क्या हुआ? यदुनाथ शाह के समय बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है। इस आक्रमण में सर बुलंद खां 1 लाख, क्या हुआ? इस आक्रमण में सर बुलंद खां ने 1 लाख की प्राप्त किया। ठीक है। यदुनाथ शाह ने मुगलों की आक्रमण से बचने के लिए अपने राजधानी को दोयसा से पालकोट ले गया। क्या हुआ? अपनी राजधानी को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, यदुनाथ शाह जो थे मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी को दोयसा से पालकोट का गुमला ले गया था। ठीक है, परिवर्तित करके। यदुनाथ शाह के समय चेरो वंशी राजा रंजीत राय ने भी 1719 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया और इसके टोरी का लातेहार क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया। क्या हुआ? यदुनाथ शाह के समय चेरो वंशी राजा रंजीत राय ने 1719 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया और इसने टोरी कहाँ? लातेहार क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टोरी क्षेत्र रंजीत राय के अधिकार, ठीक है, टोरी क्षेत्र रंजीत जात के राय अधिकार उसके मृत्यु अर्थात 1722 ईस्वी तक हुआ। क्या हुआ? टोरी क्षेत्र पर रंजीत राय के अधिकार उसके मृत्यु अर्थात 1722 ईस्वी तक था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ जाता है शिवनाथ शाह। कौन सा है? शिवनाथ शाह है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिवनाथ शाह का जो शासनकाल है 1724 से 1733। ठीक है। यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी शिवनाथ शाह था। क्या हुआ? यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी शिवनाथ शाह था। इस समय बिहार के सूबेदार फर्रुख दौला था। किस समय? शिवनाथ शाह के साल समय। ठीक है। यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी शिवनाथ शाह था। इस समय बिहार के सूबेदार फर्रुख दौला था। ठीक है, फर्रुखसियर बोल रहे, फर्रुख दौला था। इसने नागवंशी राज्य पर 1730 ईस्वी में आक्रमण किया था और 12,000 वसूली किया था। क्या किया? शिवनाथ शाह जो थे बिहार के सूबेदार फर्रुखसियर दौला था। ठीक है, इस समय का सूबेदार फर्रुखसियर दौला था। शिवनाथ शाह नागवंशी राज्य पर 1730 ईस्वी में आक्रमण किया था और 22 ईस्वी तक लूटपाट की थी। ठीक है,
नहीं 1200 नहीं 12,000 लिखा हुआ, 12,000 की वसूली किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयनाथ शाह, ठीक है, उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह शिवनाथ शाह के उत्तराधिकारी था। इसके समय में बिहार के मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था। उदयनाथ शाह ने मुगलों के उड़ीसा के मुगल सूबेदार को मालगुजारी देता था और रामगढ़ राजवंश के राजा विष्णुगुप्त के माध्यम से देता था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? उदयनाथ शाह जो था शिवनाथ शाह के उत्तराधिकारी था, उसके अंदर में आता था। उसके समय में बिहार के मुगल सूबेदार अलीवर्दी भी कहा था। ठीक है, अलीवर्दी कहा था। उदयनाथ शाह के समय में उदयनाथ शाह ने मुगलों के उड़ीसा, ठीक है, मुगलों के उड़ीसा के मुगल सूबेदार को मालगुजारी देता था। ठीक है, मुगलों के उड़ीसा के मुगल सूबेदार को मालगुजारी देता था, जो रामगढ़ राजवंश के राजा विष्णुगुप्त के माध्यम से देता था। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये उदय शाह। ठीक है, और उसके बाद आपका श्याम सुंदर शाह। ठीक है, श्याम सुंदर शाह, इसका ईस्वी देखिए 1740 से 1745। ठीक है, श्याम सुंदर शाह के समय झारखंड पर मराठा आक्रमण हुआ था। ठीक है, क्या श्याम सुंदर शाह के समय झारखंड पर मराठा आक्रमण प्रारंभ हो गया था। 1772 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब? 1772 ईस्वी में भास्कर राव पंडित क्या किए थे? झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किए थे और आगे बढ़ते हुए बंगाल जा रहा था, लेकिन बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने इसे खदेड़ दिया और उड़ीसा के रास्ते अपने राज्य वापस लौट गया था। क्या हुआ? 1772 ईस्वी में भास्कर राव पंडित झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण किए थे और आगे बढ़ते हुए बंगाल जा रहा था, लेकिन बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे उस समय। ठीक है, वो क्या करते हैं? उसे खदेड़ के भगा देते हैं और उड़ीसा के रास्ते से ही वो वापस लौट जाता है। ठीक है, 1743 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया था, लेकिन इसकी शिकायत बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से किया। ठीक है, क्या हुआ? 1743 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन उसकी शिकायत बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बालाजी राव ने जब रघुजी भोसले को पकड़ने के लिए राजमहल क्षेत्र से बंगाल प्रवेश किया तो रघुजी भोसले ने उसे बचाने के लिए झारखंड के मानभूम धनबाद से भाग गया। ठीक है, जैसे ही बंगाल एवं झारखंड क्षेत्र में मराठों के प्रभाव बढ़ने लगा, मुगल शक्ति समाप्त होने लगी थी। क्या हुआ था? जैसे ही बंगाल एवं झारखंड क्षेत्र में मराठों का प्रभाव पड़ा, ठीक है, बढ़ने लगा था। जैसे ही बंगाल एवं झारखंड क्षेत्र में मराठों का प्रभाव बढ़ने लगा, मुगल शक्ति समाप्त होने लगी थी। ठीक है, जैसे एक चीज़ का उदय होता है, दूसरा चीज़ अपने आप, जैसे पहले पढ़ने नहीं जानते तो पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है, और समझ में जो नहीं आता वो नहीं आता है। ठीक है, कोई अगर आगे जाता है तो कोई पीछे भी जाता है, वही चीज़ बोला जा रहा है। 31 अगस्त 1745 ईस्वी को रघुजी भोसले एवं बालाजी बाजीराव के बीच संधि हुई। क्या हुआ? 31 अगस्त 1945 में रघुजी भोसले एवं बालाजी बाजीराव के बीच संधि हुई और इस संधि में झारखंड एवं बंगाल क्षेत्र पर प्रभाव रखने के लिए रघुजी भोसले को दे दिया गया। क्या हुआ? 31 अगस्त 1945 को रघुजी भोसले एवं बालाजी बाजीराव के बीच संधि हुई और इस संधि में झारखंड एवं बंगाल क्षेत्र पर प्रभाव रखने के लिए रघुजी भोसले को दे दिया गया था। ठीक है, अगला शासक है आपका जगन्नाथ सहदेव। ठीक है, जगन्नाथ सहदेव ने नागवंशी
राजधानी को पालकोट से पालकोट भौरा ले गया। जगन्नाथ सावदेव जो था नागवंशी राजधानी को पालकोट से पालकोट भौरा ले गया था। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है उदयनाथ सहदेव। ठीक है, उदयनाथ सहदेव ने राजवंशी राज्य के अंतिम राजधानी पालकोट भौरा से सतुगढ़ ले गया। देखिए राजधानी हर शासक अपने अपने हिसाब से चेंज करते गए। जगन्नाथ पालकोट से पालकोट भौरा ले गए और उदयनाथ सहदेव जो थे वो पालकोट भौरा से सतुगढ़ ले गए थे। ठीक है, सतुगढ़। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद चिंतामणि सरनाथ देव। ठीक है, चिंतामणि सरनाथ देव सहदेव, यह नागवंशी राज्य के अंतिम शासक था। कौन? चिंतामणि। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, अंतिम समय में क्या होता है? चिंता होता है। चिंतामणि सरनाथ देव जो थे नागवंशी राज्य के अंतिम शासक था, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन के द्वारा हटाई गई। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो जमींदारी उन्मूलन समाप्त कर दिया गया था, तो उसी के द्वारा उसको हटाई गई, चिंतामणि सरनाथ देव को। ठीक है, ये मैप है। उसके बाद आपका आता है अगला शासक रक्सेल राजवंश। ये इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रक्सेल राजवंश से। ठीक है, रक्सेल राजवंश झारखंड के पलामू जिला के दक्षिण पूर्व में अपनी राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे? रक्सेल राजवंश जो था झारखंड में पलामू जिला के दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में अपने राज्य स्थापित किया था। रक्सेल राजवंश के शासक स्वयं को राजपूत कहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कौन से शासक स्वयं को राजपूत कहते थे? रक्सेल राजवंश के शासक स्वयं को राजपूत कहते थे, क्योंकि यह राजपूताना से आए हुए थे। ठीक है, कहाँ से आए हुए थे? रक्सेल राजवंश राजपूताना से, इसीलिए वे स्वयं को राजपूत कहते हैं। रक्सेल राजवंश बिहार के रोहतासगढ़ एवं रोहतासगढ़ से होते हुए झारखंड में प्रवेश किया था। रक्सेल राजवंश कहाँ से? बिहार के रोहतासगढ़ या रोहतासगढ़ से होते हुए झारखंड में प्रवेश किया था। ठीक है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट होता है, कहाँ से प्रवेश किया था रक्सेल राजवंश? तो रोहतासगढ़ से। ठीक है, झारखंड में प्रवेश से पूर्व रक्सेल 2 शाखाओं में बट गई थी। ठीक है, झारखंड में प्रवेश होने से पूर्व रक्सेल कितनी शाखाओं में बटी थी? 2 शाखाओं में बट गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपने अपनी पहली शाखा हरिहरगंज एवं महाराजगंज से होते हुए पलामू के देवगन में बस गए और यहीं पर अपनी किला निर्माण किया। ठीक है, क्या हुआ? पहली शाखा हरिहरगंज एवं महाराजगंज होते हुए पलामू के देवगन में बस गए और यहीं पर अपनी किला का निर्माण भी कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला शासक आता है चेरो राजवंश। ठीक है, चेरो राजवंश। इस राजवंश की स्थापना पलामू को रक्सेल राजवंश के स्थान पर 16वीं शताब्दी में की गई थी। कब चेरो राजवंश की स्थापना की गई? पलामू को रक्सेल राजवंश के स्थान पर 16वीं शताब्दी में की गई थी। इस राजवंश की स्थापना भागवत राय के द्वारा मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध की गई। किसके द्वारा? भागवत राय के द्वारा मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध की गई थी। भागवत राय के बाद चेरो वंश के कई शासक हुए, जैसे कि महाराज चेरो। महाराज चेरो भागवत राय के उत्तराधिकारी था। ठीक है, महाराज चेरो किसका उत्तराधिकारी था? भागवत राय के उत्तराधिकारी। ठीक है, महाराज चेरो शेरशाह सूरी के समकालीन था। महाराज चेरो किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के। महाराज चेरो शेरशाह सूरी के शिविर से हाथी, घोड़ा, बैल एवं ऊंट आदि को चुरा लिया करता था। कौन? महाराज चेरो जो थे शेरशाह सूरी के शिविर से हाथी, घोड़ा, बैल और ऊंट चुरा लिया करता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शेरशाह सूरी के शिविर से हाथी, घोड़ा, बैल और ऊंट कौन चुराता था? तो आपका आंसर होगा महाराज चेरो। ठीक है, आगे देखते हैं। जब शेरशाह सूरी किसी अभियान के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाता था तो महाराज चेरो उसके क्षेत्र में जाकर
किसानों को लूटता था। देखिए महाराज चेरो जो था निरंकुश जैसा काम करने लगा था। महाराज चेरो शेरशाह सूरी के क्षेत्रों में जाकर किसानों को लूटता था। महाराज चेरो खालसा एवं दरिया खां ने आक्रमण करके, देखिए महाराज चेरो पर खालसा खां एवं दरिया खां ने आक्रमण करके उसके पास श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी जो था उसे साथ ले गया। क्या हुआ, महाराज चेरो जो था उसके पास क्या था, श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी था। उसकी खासियत क्या थी, एक बार जो खाना खाता था वो दिन भर मस्त रहता था, ठीक है, आराम से रहता था। महाराज चेरो पर कौन कौन आक्रमण किए थे, खवास खां एवं दरिया खां ने आक्रमण करके उसके पास श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को अपने साथ ले चला था, ठीक है, ले गए थे। इस श्याम सुंदर हाथी की बड़ी विशेषता यह थी कि अपने मस्तक पर कभी भी धूल नहीं डालता था और एक बार खाने के बाद मस्त हो जाता था। देखिए विशेषता यह है ना, जिससे इसकी सामना करना कठिन हो जाता था, ठीक है। अहमद यादगार की तारीख शेरशाही पुस्तक में अनुसार शेरशाह सूरी ने महाराज चेहरे से श्याम सुंदर हाथी प्राप्त करने का आक्रमण करवाया था। देखिए क्या बोल रहा है कि अहमद यादगार के, ठीक है, अहमद यादगार के तारीख शेरशाही पुस्तक के अनुसार शेरशाह सूरी ने महाराज चेरो से श्याम सुंदर हाथी प्राप्त करने के लिए आक्रमण करवाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ही आक्रमण करवाए थे, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। किसके अनुसार, अहमद यादगार के तारीख शेरशाही पुस्तक के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला शासक है आपका भागवत राय, ठीक है, अगला शासक भागवत राय या रणपत चोरू, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यह अकबर का समकालीन शासक था। भागवत राय किसके समकालीन था, अकबर का समकालीन था, ठीक है। 1989 ईस्वी में बिहार के सूबेदार मानसिंह को 1989 ईस्वी में बिहार के सूबेदार मानसिंह को बनाया था और इसे पलामू राज्य का आक्रमण करने के लिए अकबर ने आदेश दिया था। क्या हुआ, भागवत राय यह अकबर का समकालीन था और 1589 ईस्वी में बिहार के सूबेदार मानसिंह को बनाया, ठीक है। बिहार के सूबेदार किसे बनाया, 1589 ईस्वी में मानसिंह को, और इसे पलामू राज्य पर आक्रमण करने के लिए अकबर को आदेश दिया था। और अकबर के आदेश प्राप्त करने के बाद मानसिंह ने बिहार के सूबेदारी अपने पुत्र जगत सिंह को सौंपकर पलामू के लिए कूच पड़ा। क्या हुआ, अकबर जब आदेश देता है तो अकबर के आदेश प्राप्त करने के बाद मानसिंह जो है बिहार की सूबेदारी अपने पुत्र जगत सिंह को सौंपकर पलामू के लिए कूच पड़ा, ठीक है। मानसिंह ने निर्विरोध पलामू पहुंचा, ठीक है। मानसिंह ने निर्विरोध पलामू पहुंचा और रणपत चोरू को अपनी अधीनता स्वीकार कराया और पलामू में अपनी सैनिक छोड़ दी। क्या हुआ, मानसिंह जब निर्विरोध पलामू पहुंचा और रणपत चोरू को अपनी अधीनता स्वीकार कराया और पलामू में अपनी सैनिक छोड़ दी थी, ठीक है। जैसे ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई, चेरो राजा ने मुगल की अधीनता ठुकरा दी और स्वतंत्र शासन संचालित करने लगा। जैसे ही अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है, चेरो राजा मुगलों की अधीनता को ठुकरा देता है और स्वतंत्र शासन संचालित करने लगता है। कब अकबर की मृत्यु थी, 1605 ईस्वी में, ठीक है। अनंत राय, ठीक है, अगला शासक अनंत राय है। रणपत चोरू के उत्तराधिकारी अनंत राय बना जो जहांगीर के समकालीन था। अनंत राय किसके समकालीन था, जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर ने अनंत राय को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए बिहार के सूबेदार अफजल खां को भेजा था, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर बीमार पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ, जहांगीर किसके समकालीन था, अनंत राय जहांगीर के समकालीन था। तो जहांगीर जो है अनंत राय को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए बिहार के सूबेदार अफजल खां को भेजा था,
लेकिन 2 सप्ताह के अंदर बीमार पड़ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अफजल खां अबुल फजल को कहा जाता है। अफजल खां किसे कहा जाता है? अबुल फजल को, ठीक है, जिसे जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में बिहार के सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्या? 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अगला शासक है आपका सहबल राय। सहबल राय अनंत राय का उत्तराधिकारी था। देखिए एक के बाद एक आपका उत्तराधिकारी आते आएगा, ये किसी और का उत्तराधिकारी रहेगा, वो किसी और का, इसी तरीके से, ठीक है। तो सहबल राय जो है अनंत राय का उत्तराधिकारी था। सहबल राय मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था। सहबल राय किसके समकालीन था? मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था। सहबल राय शारीरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली था। इसने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर हजारीबाग के वर्तमान चौपारण के सड़क आजम तक कर लिया था। सड़क आजम कहाँ पे? जीटी रोड, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था? हजारीबाग के वर्तमान चौपारण के सड़क आजम तक कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सहबल राय सड़क आजम से जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा करता था, जिससे जहांगीर अधिक क्रोधित था। सहबल राय जो था मुगल काफिलों को लूटा करता था। कहाँ? सड़क आजम से जाने वाले मुगल काफिलों को, ठीक है, जिससे जहांगीर अत्यधिक क्रोधित हो गया था, ठीक है। जहांगीर ने सहबल राय को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजा था। इन सेनाओं ने सहबल राय को बंदी बनाकर जहांगीर के दरबार में पेश किया था। जहांगीर क्या किया था? सहबल राय को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजा था। इन सेनाओं ने सहबल राय को बंदी बनाकर जहांगीर के दरबार में पेश किया था, ठीक है। जहांगीर ने सहबल राय को क्रीड़ा मतलब खेल, मनोरंजन, ठीक है। जहांगीर क्या किया? सहबल राय को मनोरंजन के रूप में बाघ के पिंजरे में लड़वा दिया था, ठीक है। क्या किया था? सहबल राय को बाघ का जो पिंजरा होता है उसमें भेज दिया था और लड़ने के लिए, जिसमें सहबल राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाघ से अगर कोई लड़ेगा तो उसकी तो मृत्यु हो ही जाएगी ना, वही चीज़। अगला शासक है आपका प्रताप राय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी था। प्रताप राय ने पलामू के पुराना किला का निर्माण करवाया था। प्रताप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। पुराना किला का निर्माण कौन करवाया था? प्रताप राय, ठीक है। 1632 ईस्वी में बिहार के सूबेदार अबुल खां को बनाया गया था। 1632 ईस्वी में बिहार के सूबेदार अबुल खां को बनाया गया था और शाहजहां ने अबुल खां को बिहार की जागीरदार प्रदान किया था। क्या किया था? 1632 ईस्वी में बिहार का सूबेदार कौन था? अबुल खां। और शाहजहां क्या किया था? अबुल खां को बिहार की जागीर प्रदान की थी। अबुल खां को जागीर के बदले 1,36,000 का लगान वार्षिक रूप से देना पड़ता था। देखिए अबुल फजल को क्या करना पड़ता था? 1,36,000 लगान देना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल्ला खां, अब क्या था? अब्दुल्ला खां इस राजस्व को प्राप्त करने के लिए प्रताप राय पर अधिक राजस्व मांग करने के लिए दबाव डालता था। देखिए अब्दुल्ला खां जो था जागीर के बदले, तो उसको जागीर जब मिला तो 1,36,000 रुपये लगान के रूप में देना पड़ता था। अब ये कहाँ से देगा? अब ये क्या करने लगा? प्रताप राय पर अधिक दबाव डालने लगा, ठीक है। लेकिन बार बार बढ़ी हुई राजस्व की मांग करने के कारण प्रताप राय देने से इनकार कर दिया। बार बार मांग करने से क्या किया? प्रताप राय इसे राजस्व देने से मना कर दिया। अब प्रताप राय के ऊपर अब्दुल्ला खां ने कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि अब्दुल्ला खां जो था युद्ध में अधिक व्यस्त रहता था, ठीक है। 1664 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को बनाया गया। अब फिर से नया सूबेदार बनाया गया। शाइस्ता खां ने प्रताप राय पर लगान वसूलने के लिए 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को प्रताप राय पर आक्रमण किया और उसने 30,000 के लगान वसूला तथा 12 फरवरी 1642 ईस्वी को इस लगान को लेकर वापस चला गया। क्या किया? शाइस्ता खां ने प्रताप राय पर लगान वसूलने के लिए 12 अक्टूबर को 1641 ईस्वी में
प्रताप राय पर आक्रमण करता है और 30,000 रुपये लगान वसूला है। ठीक है, 30,000 रुपये लगान वसूलता है और 12 फरवरी 1642 ईस्वी को इस लगान को लेकर वापस लौट जाता है। ठीक है, अब 1643 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार इख्तियार खां को बनाया गया। अब फिर देखिए नया सूबेदार बनाया गया। इख्तियार खां को शाहजहां ने प्रताप राय पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि पिछले वर्ष के लगान की भुगतान प्रताप राय नहीं किया था। इख्तियार खां को शाहजहां ने प्रताप राय पर क्या किया, आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि पिछले वर्ष से भी वो लगान नहीं दिया था। ठीक है, इख्तियार खां ने जबरदस्त खां के नेतृत्व में 1643 ईस्वी में प्रताप राय पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजा था। इसके बाद 1644 ईस्वी में मुगल एवं प्रताप राय के बीच संधि हो गई। क्या हुआ, इख्तियार खां ने जबरदस्त खां के नेतृत्व में 1643 ईस्वी में प्रताप राय पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजा। ठीक है, इसके बाद 1644 ईस्वी में मुगल और प्रताप राय के बीच क्या हुई, संधि होगी। जब वो सेना भेजा तो इधर से जो थे प्रताप राय जो था वो संधि का प्रस्ताव रखता है, तो दोनों के बीच संधि हो जाती है। ठीक है, संधि के बाद इख्तियार खां के सिफारिश पर प्रताप राय को 1000 का मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, प्रताप राय मुगल को 1 करोड़ दाम वार्षिक कर के रूप में देने को तैयार हुआ था। प्रताप राय जो संधि हुआ तो संधि में कुछ प्रस्ताव भी रखे जाते हैं, तो उसी प्रस्ताव में 1 करोड़ दाम देने का, किसमें, वार्षिक कर के रूप में, मतलब सालाना देने को तैयार हुआ। कौन, प्रताप राय। ठीक है, उसके बाद अगला शासक है आपका भूपाल राय। भूपाल राय प्रताप राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका मेदिनी राय। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है। 1658 से 1674 ईस्वी। मेदिनी राय का शासन कब से कब रहा, 1658 से 1674 ईस्वी। मेदिनी राय भूपाल राय के उत्तराधिकारी था। मेदिनी राय 1658 ईस्वी में चेरो राजवंश के शासक बना और 1674 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया, मेदिनी राय भूपाल राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और मेदिनी राय जो था 1658 ईस्वी में चेरो राजवंश का शासक बना और 1674 ईस्वी तक इसका शासन रहा। मेदिनी राय चेरो वंशी राजाओं में प्रतापी राजा था। इसके शासन को न्यासी राजा कहा जाता है, मतलब न्यासी राजा कहा जाता है, क्योंकि यह न्यायप्रिय शासक था। ठीक है, क्या न्यासी राजा मतलब वो न्याय करने वाला शासक था। इसने पलामू में नया किला का निर्माण करवाया था। कौन, मेदिनी राय जो था पलामू में नया किला का निर्माण करवाया था और पुराना किला का निर्माण प्रताप राय करवाए थे। ठीक है, मेदिनी राय के काल को चेरो वंशी राज्य में स्वर्ण काल कहा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेदिनी राय के काल को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्वर्ण काल। ठीक है, मेदिनी राय ने अपने राज्य में पशुधन के अधिक विकास किया था। मेदिनी राय जो था अपने राज्य में क्या किया था, पशुधन का अधिक विकास किया था। इसलिए इसके बारे में कहा जा सकता है कि, मतलब बोला जाता है, धनी धनी राजा मेदिनी घर घर बाजे मथनिया। क्या कहा जाता है, धनी धनी राजा मेदिनी घर घर बाजे मथनिया। ठीक है, ये सेंटेंस बना के पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि यह किसका कथन है, किसके बारे में बोला जाता है, तो मेदिनी राय के बारे में। ठीक है, मेदिनी राय जब राजा बना तो उसने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया एवं वार्षिक लगान भी देना बंद कर दिया। साथ ही मुगल क्षेत्रों में लूटपाट करने लगा। क्या हुआ, मेदिनी राय जब शासक बना तो मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और वार्षिक लगान भी देने से बंद कर दिया। साथ ही मुगल क्षेत्रों में लूटपाट करने लगा। मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था, इसलिए मेदिनी राय के कार्य उसे सहन नहीं हो रहे थे। किसका, औरंगजेब को मेदिनी राय का कार्य सहन नहीं हो रहा था। इसलिए बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां को औरंगजेब ने मेदिनी राय के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। क्या हुआ, मेदिनी राय जो था औरंगजेब के समकालीन था, इसलिए मेदिनी राय के कार्य उससे सहन नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो कर भी नहीं दे रहा था और उसके जो ठुकरा दिया था। ठीक है, उसका जो समकालीन था, पहले के जो शासक थे मतलब औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, तो उसकी अधीनता को भी ठुकरा दिया और कर देने से भी मना कर दिया, इसलिए
वो औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हो गया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां को औरंगजेब ने मेदिनी राय के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। ठीक है, अब देखिए दाऊद खां को क्या होता है। दाऊद खां ने औरंगजेब के आदेश प्राप्त करने के बाद 23 अप्रैल 1660 ईस्वी में सेना लेकर पलामू के लिए निकल पड़ता है। दाऊद खां जो था औरंगजेब का आदेश प्राप्त करने के बाद 23 अप्रैल 1660 ईस्वी में सेना लेकर पलामू के लिए निकल पड़ा। ठीक है, और 5 मई 1660 ईस्वी में दाऊद खां ने पलामू के कोठी किला पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। कब? 23 अप्रैल 1660 को निकलता है, ठीक है, पलामू के लिए, और 5 मई 1660 को दाऊद खां पलामू के कोठी किला को आक्रमण करके उसे क्या किया, नष्ट कर दिया। ठीक है, अब 3 जून 1660 ईस्वी को दाऊद खां ने कुंडा किला पर आक्रमण किया और वहां के शासक चून राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देता है। क्या किया? वहां के जो शासक थे चून राय, ठीक है, उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देता है। ठीक है, चून राय द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करना मेदिनी राय को सहन नहीं हुआ और मेदिनी राय ने चून राय के भाई सुरवर को चून राय की हत्या करने के लिए कह दिया। इसके बाद सुरवर ने चून राय की हत्या कर दी। क्या हुआ? चून राय जो था, चून राय इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इसे मेदिनी राय को अच्छा नहीं लगा और उसने चून राय के भाई सुरवर को बोला कि तुम्हारा भाई इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, ये अच्छा बात नहीं है। तो क्या किया उसका भाई? पहले ऐसे ही होता था, बिना सोचे समझे काम करते थे। वो क्या किया, चून राय के भाई सुरवर वो हत्या कर दिया। किसका? चून राय की। ठीक है, दाऊद खां पलामू किला की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वर्षा ऋतु आने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, और दाऊद खां जो था पलामू किला की ओर बढ़ रहा था, लेकिन क्या हुआ, वर्षा ऋतु आ गई, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा था। 3 नवंबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां की सेना पलामू के तरहसी पहुंच गई। क्या हुआ, वर्षा ऋतु की समाप्ति होगी, तब 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, तथा 3 नवंबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां की सेना पलामू के तरहसी पहुंचा। ठीक है, अब देखिए तरहसी में मेदिनी राय के मंत्री सूरत सिंह दाऊद खां की समक्ष क्या किया, संधि का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसकी सूचना दाऊद खां ने औरंगजेब को भेजा तथा युद्ध विराम हो गई। क्या हुआ, तरहसी में जब मेदिनी राय के मंत्री दाऊद खां की सेना तरहसी तक पहुंच गई, तो मेदिनी राय के जो एक मंत्री था सूरत सिंह, बहुत ही चतुर था, वो दाऊद खां के समक्ष क्या किया, संधि का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसकी सूचना दाऊद खां ने औरंगजेब को भेजा तथा इस युद्ध का विराम हो गई। ठीक है, जब भेजा तो विराम होगी। जब तक औरंगजेब का आदेश आता, इससे पहले ही चेरों लोगों ने मुगल काफिला को लूट लिया, जिसे दाऊद खां युद्ध विराम को समाप्त करते हुए युद्ध की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, क्या हुआ, जब संधि का प्रस्ताव हुआ तो दाऊद खां औरंगजेब को भेजा, क्योंकि उधर से अगर आदेश आता तभी ना वो संधि का प्रस्ताव एक्सेप्ट करता या ठुकराता। तो उधर से जब जवाब आता उससे पहले ही क्या किया, चेरों लोग जो थे मुगल काफिलों को लूट लिया कुछ लोग, जिससे दाऊद खां ने युद्ध विराम की समाप्त करते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़ा। जब युद्ध करने के लिए दाऊद खां आगे बढ़ा, उसी समय क्या हुआ, औरंगजेब का आदेश आता है। जैसे ही बढ़ रहा था उसी समय क्या, औरंगजेब का आदेश आता है। औरंगजेब ने आदेश में कहा था कि मेदिनी राय शासक बना रहना चाहता है तो उसे प्रस्तावित रकम देनी होगी और इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। देखिए, ये इस्लाम धर्म के चलते किसी और को मरवा दिया था, लेकिन वो इस्लाम धर्म को कैसे स्वीकार करता है, यही चीज़ वो क्या करता है, ठुकरा देता है। औरंगजेब के आदेश में कुछ रकम बोला गया था और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मेदिनी राय को बोला गया था। तो मेदिनी राय ने औरंगजेब के दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा कर दी। ठीक है, क्या किया, वो औरंगजेब के दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा कर दी। ठीक है, मेदिनी राय एवं दाऊद खां के सैनिकों के बीच पलामू के नया किला के निकट औरंगा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सैनिकों के सामने मेदिनी राय के सैनिक, ठीक है, क्या हुआ,
नए किला के निकट औरंगा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सैनिकों के सामने मेदिनी राय के जो सैनिक थे, ठीक है, और दाऊद खां के सैनिक के सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, कई सैनिक मारे गए, घायल हुए और कुछ जंगल में भाग गए। कुछ सैनिक पलामू के किला की ओर छिप गए। ठीक है, कुछ सैनिक भाग गए, कुछ सैनिक क्या पलामू किला में छिप गए। ठीक है, जो पुराना किला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेदिनी राय ने भी हार को देखते हुए बच्चों, महिलाओं एवं कीमती सामानों को जंगलों में भेज दिया। मेदिनी राय क्या किया, वो देखा कि जब हम हार रहे हैं तो उसने हार को देखते हुए बच्चों, महिलाओं एवं देखिए वो कितना अच्छा इंसान था, बच्चों और महिलाओं को कितना सोचता था उनके बारे में, अपने समाज के बारे में। बच्चों और महिलाओं और कीमती सामानों को जंगलों में भेज दिया और स्वयं गुप्त मार्गों के सहारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जाकर शरण ले लिया। ठीक है, क्या करता है, कीमती सामानों, बच्चों और महिलाओं को जंगल भेज देता है। ठीक है, और स्वयं गुप्त मार्गों के सहारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जाकर शरण लेता है। मेदिनी राय को पलामू छोड़ने के बाद पलामू का पुराना और नया किला दाऊद खान ने अपने अधिकार में कर लिया। अब देखिए, वहाँ पर कोई अगर आपके राज्य में, आपके घर में अगर कोई नहीं रहेगा तो कोई दूसरा आदमी तो हथियार ही लेगा ना, वही चीज़ हो रहा है। दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में पुराना किला में मस्जिद बनवा दिया। क्या किया, दाऊद खां जो था 1661 ईस्वी में पलामू के पुराना किला में मस्जिद बनवाया। दाऊद खान ने पलामू के प्रशासक के रूप में मनकली खां को नियुक्त करके वापस पटना आ गया। दाऊद खां क्या किया, प्रशासक के रूप में मनकली खां को नियुक्त करके वापस पटना आ गया। ठीक है, 22 अगस्त 1666 ईस्वी में मनकली खां को स्थानांतरित किया गया। क्या किया गया, 22 अगस्त 1666 ईस्वी में मनकली खां को स्थानांतरित किया गया। ठीक है, पलामू में मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पलामू आया और पुनः चेरोवंशी राजा बन गया। ठीक है, क्या हुआ, मनकली खां के स्थानांतरित होते ही मेदिनी राय तुरंत पलामू आता है सरगुजा से। ठीक है, और पुनः चेरोवंशी राजा बन जाता है। मेदिनी राय ने बहुत ही कम समय में पलामू में आर्थिक विकास किया, जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने मेदिनी राय पर दोबारा आक्रमण नहीं किया और 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है, इसको याद कीजिएगा। अब अगला शासक आता है रुद्र राय। ठीक है, इसका शासन है 1674 से 1680। ठीक है, यह क्या था, मेदिनी राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, अगला शासक आता है दिक्पाल राय 1680 से 1697। यह रुद्र राय का उत्तराधिकारी था। अगला शासक है आपका सहबल राय। यह सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, एक एक लाइन का है, इसलिए ज़्यादा लिखा हुआ नहीं। ठीक है, सहबल राय। ठीक है, इसका शासन है 1697 से 1716। ठीक है, सहबल राय दिक्पाल राय का उत्तराधिकारी था और मुगल शासक बहादुर शाह, जहांदर शाह और फर्रुखसियर के समकालीन था। किसके मुगल शासक बहादुर शाह, जहांदर शाह और फर्रुखसियर, 3 लोगों का समकालीन था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रंजीत राय। रंजीत राय 1716 से 1722 ईस्वी इसका शासन कर रहा है। यह साहब राय के उत्तराधिकारी था। कौन, रंजीत राय। यह मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को 1,40,000 वार्षिक कर देने के आधार पर इसे शासक बनाया गया था। ठीक है, यह कि रंजीत राय जो था साहब राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, यह मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को 1,40,000 वार्षिक कर देने के आधार पर इसे शासक बनाया गया था। ठीक है, अब अगला शासक है आपका जय कृष्ण 1722 से 1770 ईस्वी। जय कृष्ण राय रंजीत राय का चचेरा भाई था। जय कृष्ण राय किसका चचेरा भाई था, रंजीत राय का। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके शासक बना। क्या हुआ, जय कृष्ण राय रंजीत राय का चचेरा भाई था और जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके शासक बना था। जय कृष्ण राय रामगढ़ राजा दलेर सिंह के सहयोग से नागवंशी राज्य के टोरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। क्या हुआ, जय कृष्ण राय रामगढ़ राजा दलेर सिंह के सहयोग से नागवंशी राज्य की टोरी लातेहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा।
जयकृष्ण नारायण ने दलेल सिंह की हत्या इसलिए किया क्योंकि इसने रंजीत राय के परिवार को संरक्षण दिया था। देखिए, जयकृष्ण नारायण जो थे दलेल सिंह की हत्या कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रंजीत राय के परिवार को उसको संरक्षण दिया था। ठीक है, अब आता है मेन राजवंश, मानभूम राजवंश। ठीक है, मानभूम राजवंश। इस राजवंश का विस्तार हजारीबाग एवं धनबाद में था। मानभूम राजवंश का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? हजारीबाग एवं धनबाद में था। इस राजवंश के बारे में हजारीबाग से प्राप्त 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद के गोविंदपुर नामक स्थान के से 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा लिखित शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। मानभूम के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? हजारीबाग से प्राप्त 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद के गोविंदपुर नामक स्थान से 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा लिखित शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख से और गोविंदपुर के नामक स्थान के 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा लिखित शिलालेख की जानकारी से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका मानभूम राजवंश के शासक अधिक अत्याचारी शासक थे। ठीक है, मानभूम राजवंश के जो शासक थे अत्यधिक अत्याचारी शासक थे। मानभूम राजवंश के राजाओं के खिलाफ 10वीं सदी में भूमिज राजस्व आंदोलन चलाई गई थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से राजवंश के खिलाफ भूमिज राजस्व आंदोलन चलाई गई थी? तो आपका आंसर होगा मानभूम राजवंश के खिलाफ। ठीक है, 10वीं सदी में इस राजवंश के शासकों के अत्याचार से बचने के लिए यहाँ से जो सबर जनजाति थे मानभूम छोड़कर पंचेत जाकर बस गए। देखिए कितना अत्याचारी लोग थे, वो जो सबर जनजाति थे वो मानभूम को छोड़कर पंचेत में जाकर बस गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला शासक है आपका पंचेत राजवंश, जिसे गोमुखी राजवंश भी कहते हैं। पंचेत राजवंश को गोमुखी राजवंश भी कहते हैं। ठीक है, पंचेत राजवंश धनबाद में काशीपुर राजा के पुत्र के द्वारा किया गया था। पंचेत राजवंश धनबाद में काशीपुर राजा के पुत्र के द्वारा किया गया था। क्या यहाँ पे समझ नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। इस राजवंश को गोमुखी राजवंश भी कहते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे बोल रहे हैं कि पंचेत राजवंश जो था धनबाद में वो काशीपुर राजा के पुत्र के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, वही बोला जा रहा है। इस राजवंश के प्रतीक गाय के पूंछ, जिसे चांवर भी कहते हैं। पंचेत राजवंश के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या? गाय का पूंछ था। ठीक है, पंचेत राजवंश के संस्थापक राजा के बारे में कहा जाता है कि काशीपुर की महारानी उड़ीसा के ठाकुर द्वार जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन जब वह धनबाद के पंचेत नामक स्थान पर अरुणवन, ठीक है, पहुंची तो उसने एक बच्चे को जन्म दी। इस बच्चे को महारानी ने अपने साथ ना लेते हुए, ठीक है, साथ ना तो लेती गई और ना ही अपनी यात्रा रोकी। यही बच्चे आगे चलकर पंचेत राजवंश की स्थापना किया। क्या बोला जा रहा है कि जैसे देखिए, पंचेत राजवंश के संस्थापक जो के राजा के बारे में कहा जाता है कि पंचेत जो राजवंश है जो संस्थापक किए थे उसके बारे में कहा जाता है कि काशीपुर की महारानी उड़ीसा के ठाकुर द्वार जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। ठीक है, लेकिन धनबाद के पंचेत नामक स्थान पर अरुणवन, ठीक है, कौन सा वन था? अरुणवन। वहाँ पहुँची तो उसने एक बच्चे को जन्म दी। ठीक है, इस बच्चे को महारानी ने अपने साथ नहीं ले गई। ठीक है, अपने साथ नहीं ले गए और ना ही वो अपनी यात्रा को रोकी। वही बच्चा आगे बड़ा होकर क्या, वो पंचेत राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, वही चीज़ है। बच्चे को माँ का दूध प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यह कपिला गाय के दूध पीकर बड़ा हुआ, इसीलिए इस राजवंश की गौमुखी राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जा रहा है कि बच्चे को माँ का दूध प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कपिला गाय थी उसके दूध पीकर वह क्या हुआ, बड़ा हुआ, और इसलिए इस राजवंश को गौमुखी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए
क्योंकि उसका माँ का दूध प्राप्त नहीं हुआ तो गौमुखी का दूध पिया तो बड़ा होकर, इसलिए उसे पंचेत राजवंश बोला जाता है। ठीक है, गौमुखी राजवंश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र के राजा ने एक बार क्या पंचेत राजवंश पर आक्रमण किया था। एक बार आक्रमण किया और एक बच्चे को छोड़कर राजा के सभी परिवारों की हत्या कर दिया था। यह बच्चा बड़ा होकर पुनः अपने राज्य का अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में एक राजा ने एक बार पंचेत राजवंश पर एक बार आक्रमण किया था। ठीक है, और एक बच्चे को छोड़कर राजा के सभी परिवार की हत्या कर दिया था, और यह जो बच्चा बचा था वही पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है अगला राजवंश ढालभूम राजवंश। ठीक है, ढालभूम राजवंश सिंहभूम में स्थापित हुआ था। ढालभूम राजवंश कहाँ स्थापित हुआ था? सिंहभूम में स्थापित हुआ था। इस राजवंश के संस्थापक राजा के पिता धोबी जाति एवं माता ब्राह्मण जाति की थी। क्या हुआ, ढालभूम राजवंश के जो पिता थे वो धोबी थे और माता ब्राह्मण जाति की थी। ठीक है, और ढालभूम राजवंश कहाँ पे स्थापित है? सिंहभूम में, इसको याद कर लीजिएगा। और माता जो थी ब्राह्मण कन्या थी और पिता धोबी थे। ठीक है, इस राजवंश के राजाओं ने नरबलि प्रथा को पोषक थे, मतलब कि बढ़ावा देने वाले थे। इस राजवंश के जो राजा लोग थे वो क्या करते? नरबलि प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ढालभूम के जो थे। उसके बाद आपका सिंहभूम राजवंश है। सिंहभूम राजवंश सिंह राजवंश के ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम क्षेत्र में सिंह राजवंश के 2 शाखा स्थापित हुआ था। क्या है? सिंह राजवंश के ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंहभूम क्षेत्र में सिंह राजवंश के 2 शाखा स्थापित हुआ था। पहली शाखा क्या है तो उसको देखते हैं। पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी के प्रारंभ में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। इस शाखा के स्थापना के पूर्व 7वीं शताब्दी के अंत में काशीनाथ सिंह सिंहभूम क्षेत्र में आया था और यहाँ पर रह रहे बुइहर जनजाति एवं सरग जाति से मिल गया था। ठीक है, पहली शाखा की स्थापना 8वीं सदी के प्रारंभ में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई थी और इस शाखा की स्थापना से पूर्व 7वीं शताब्दी के अंत में काशीनाथ सिंह जो था सिंहभूम क्षेत्र आया था और यहाँ पर रह रहे बुइहर जनजाति एवं सरग जनजाति से मिल गया था। ठीक है, पहली शाखा में काशीनाथ सिंह जो था पहली शाखा के अन्य शासकों ने प्रारंभ में नागवंशी राजवंश के अधीन थे। जो काशीनाथ सिंह एवं पहली शाखा के अन्य शासकों जो लोग थे प्रारंभ में नागवंशी राजवंश के अधीन थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र होकर शासक संचालित करने लगा। क्या हुआ? पहले नागवंशी शासक के अधीन थे। ठीक है, बाद में क्या किया? वो स्वतंत्र होकर शासन संचालित करने लगे थे। इस राजवंश की पहली शाखा के कुल 13 शासक हुए, लेकिन किसी प्रकार से उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी शाखा में क्या है? दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा 1205 ईस्वी में या तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह 1205 से 1262 ईस्वी तक लंबे समय तक शासन किया। दूसरी शाखा में क्या हुआ? दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में, ठीक है, किया था। यह 1205 से 1262 ईस्वी तक लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। दर्प नारायण सिंह के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर हुआ। दर्प नारायण सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुआ? युधिष्ठिर। ठीक है, 1262 से 1271 ईस्वी तक शासन किया था। युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी काशीराम था। युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी कौन था? काशीराम। इसने सिंह राजवंश की राजधानी पोराहाट बनाई। ठीक है, काशीराम सिंह के उत्तराधिकारी अच्युत सिंह बना। इसने सिंह राजवंश की कुलदेवी कौन? पोरा देवी, ठीक है, के प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। ठीक है, काशीराम के उत्तराधिकारी कौन था? अच्युत सिंह। ठीक है, इसने सिंह राजवंश के कुलदेवी पोरा देवी की, ठीक है, पूरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्युत सिंह के उत्तराधिकारी त्रिलोचन सिंह था। ठीक है, और सिंह राजवंश के दूसरी शाखा 13वें राजा
कौन थे? जगन्नाथ सिंह द्वितीय था। यह एक अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक कौन था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है। सिंह राजवंश की दूसरी शाखा में अर्जुन सिंह प्रथम, जिसे बनारस की यात्रा करके लौटते समय मुसलमानों ने पकड़कर उड़ीसा के कटक ले गया था, जहां बाद में उसे छोड़ दिया गया। क्या है? सिंह राजवंश की दूसरी शाखा में अर्जुन सिंह प्रथम था। ठीक है। जिसे बनारस की यात्रा से लौटते समय मुसलमानों ने क्या किया? पकड़कर उड़ीसा के कटक ले गया था, जहां से बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। ठीक है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी उसके पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन था? उसके पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय था। ठीक है। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव की जागीर दिया था। अर्जुन सिंह द्वितीय अपने चाचा विक्रम सिंह को कितने गांवों की जागीर दिया था? 12 गांवों की जागीर दिया था, जिसका विस्तार करके विक्रम सिंह ने सरायकेला को अपनी राजधानी बनाया। बाद में सरायकेला राज्य के रूप में गठित हुआ। क्या है? जिसका विक्रम सिंह जो था, अर्जुन सिंह द्वितीय जो था, अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव की जागीर दिया था, जिसका विस्तार करके विक्रम सिंह ने सरायकेला, ठीक है, सरायकेला राजधानी बनाया। 12 गांव की जागीर में ही वो विस्तार करके सरायकेला राजधानी बनाया, और बाद में सरायकेला राजधानी जो था वो राज्य के रूप में गठित हो गया। ठीक है। अब अर्जुन सिंह द्वितीय के पुत्र अमर सिंह उत्तराधिकारी बना। अब जो है अर्जुन सिंह के द्वितीय के पुत्र अमर सिंह उत्तराधिकारी बना। अमर सिंह के उत्तराधिकारी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ हुआ था। ठीक है। अमर सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। ठीक है। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय सिंहभूम क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों ने उपद्रव किया था। किसके समय में? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय में। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय में सिंहभूम क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों ने उपद्रव किया था, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली गई थी। इस समय 1767 ईस्वी में सिंहभूम के रास्ते झारखंड में अंग्रेज आए थे। ठीक है। किस रास्ते से? सिंहभूम के रास्ते। कब? 1767 ईस्वी में। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला शासक है आपका रामगढ़ के सिंह राजवंश। ठीक है। अगला शासक है आपका रामगढ़ के सिंह राजवंश। रामगढ़ के सिंह राजवंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और उसके भाई सिंह देव ने हजारीबाग के कनपुरा क्षेत्र में किया गया था। क्या क्या? रामगढ़ के सिंह राजवंश की स्थापना रामगढ़ के सिंह राजवंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और उसके भाई सिंह देव, ठीक है, ने हजारीबाग में कर्णपुरा क्षेत्र में किया था। ठीक है। कहाँ पे? हजारीबाग के कर्णपुरा क्षेत्र में। कौन कौन किए थे? बागदेव सिंह और उसके भाई सिंह देव सिंह ने। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस राजवंश की पहली राजधानी सीरिया थी। ठीक है। इस राजवंश की पहली राजधानी कौन थी? सीरिया। इस राजवंश की दूसरी राजधानी उर्दा को बागदेव सिंह ने बनाया था। पहली राजधानी कौन थी? सीरिया थी, और इस राजवंश की दूसरी राजधानी उर्दा को बागदेव सिंह ने बनाया था। ठीक है। उर्दा में राजधानी सुरक्षित न होने के कारण हेमंत सिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके बड़का गांव के बादम को बनाया गया। ठीक है। किसे? उर्दा में राजधानी सुरक्षित न होने के कारण हेमंत सिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके बड़का गांव के बादम को बनाया गया था। ठीक है। बादम से राजधानी परिवर्तित करके 5वीं पीढ़ी के राजा दलेत सिंह के द्वारा रामगढ़ को बनाया गया। ठीक है। किसे? 5वीं पीढ़ी के राजा दलेत सिंह को रामगढ़ को बनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बादम की राजधानी परिवर्तित करके 5वीं पीढ़ी के राजा दलेत सिंह के द्वारा रामगढ़ को बनाया गया था। ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। इस राजवंश की राजधानी द्वितीय कुल के राजा तेज सिंह के द्वारा राजधानी परिवर्तित करके इचाक ले गया था। ठीक है। क्या? द्वितीय कुल के जो राजा थे तेज सिंह, उसके द्वारा क्या किया गया था? राजधानी परिवर्तित करके इचाक ले गया था। ठीक है। इस राजवंश के अंतिम राजधानी को इचाक से स्थानांतरित करके पद्मा के तृतीय कुल के राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा 1880 में बनाया गया था। कब? 1880 ईस्वी में।
कहाँ से? इच्चाक से स्थानांतरित करके पद्मा के तृतीय कुल के राजा कौन थे? ब्रह्मदेव और नारायण सिंह के द्वारा 1880 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस राजवंश के अंतिम राजा कौन थे? 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह बना। इस राजवंश का अंतिम राजा जो था 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह बना, जो भारत की आज़ादी तक रहा। ठीक है, देखिए क्षेत्रीय राजवंश अब समाप्त हो रहा है। 1937 ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह बना था, जो भारत की आज़ादी तक रहा था। ठीक है, वर्तमान समय में पद्मा राजप्रसाद उपस्थित है। इसे झारखंड सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके झारखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किसे विकसित किया गया? तो आपका आंसर होगा पद्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य राजवंश है जो, उसके बाद अन्य में आपको खड़गडिहा राजवंश है। इस राजवंश की स्थापना हजारीबाग जिला में वर्तमान गिरिडीह 15वीं शताब्दी के हंसराज देव के द्वारा स्थापित की गई थी। खड़गडिहा राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हंसराज देव के द्वारा। ठीक है, हंसराज देव दक्षिण भारत का व्यक्ति था, जो उत्तर भारत आकर यहाँ पर शासन कर रहे बंदावत जाति से सत्ता प्राप्त किया था। किससे? बंदावत जाति से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हंसराज देव ने उत्तर बिहार के ब्राह्मण सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। हंसराज देव जो था उत्तर बिहार के ब्राह्मण सरदारों के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका है कुंडा राजवंश। कुंडा राजवंश हजारीबाग के वर्तमान चतरा में स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद है आपका सोनपुर राजवंश। इसकी स्थापना पलामू जिला में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थी आपका क्षेत्रीय राजवंश। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में सारा क्षेत्रीय राजवंश समाप्त कर दूं, और वो समाप्त हो गया है। इसका MCQ भी अपलोड किया गया होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।